हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा पार्टनरशिप बेसिक पार्टनरशिप का लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है। आज हमारा 8th लेक्चर है। पिछले 7 लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उनको में से आप जो भी समझदार बच्चे हैं उनको 2 से 3 बार देखें उन वीडियोस को। और जो 7th वाला लेक्चर था वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें मैंने आपको लाभानी नियोजन खाते का फॉर्मेट समझाया है। अगर आपको वो फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा तो आगे के वीडियोज़ या आगे के क्वेश्चन आपको समझ आ ही नहीं सकते। इसलिए 2 से 3 बार उस वीडियो को देखिए और जो फॉर्मेट समझाया गया है उसको आप कॉपी पे ड्रॉ कर देखिए। फिर भी कोई डाउट अगर आ रहा है तो आप मैसेज कर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे ही दूँगा। तो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा हो, लास्ट वाला वीडियो देखा हो, तो उसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था कि हमें पहले पद्धति देखनी है कि स्थायी पद्धति चल रही है या परिवर्तनशील पद्धति चल रही है। अगर स्थायी पद्धति चल रही है तो हमें 3 अकाउंट्स बनाने थे। लाभानी नियोजन खाता, जिसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, साझेदारों का चालू खाता मतलब करंट अकाउंट, और साझेदारों का पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट। 3 अकाउंट्स बनाते थे स्थायी पद्धति की दशा में। और परिवर्तनशील पद्धति अगर होती थी तो हमें 2 खाते बनाने हैं, लाभानी नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। चालू खाता परिवर्तनशील पद्धति में नहीं बनता है, बात याद रखिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। वीडियो नंबर 7 जो मेरा था उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने आपको लाभानी नियोजन खाता पहले ही समझाया है। अब हम आगे की बातें कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे स्थायी पूंजी पद्धति की। स्थायी पूंजी पद्धति में 3 खाते बताए मैंने, एक तो लाभानी नियोजन खाता, दूसरा चालू खाता, तीसरा पूंजी खाता। तो नियोजन खाते का फॉर्मेट अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्थायी पूंजी पद्धति चल रही है तो चालू खाता और पूंजी खाता किस प्रकार तैयार किया जाता है। यहाँ मैं पद्धति लिख दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होता कि ये स्थायी पद्धति वाला मेथड है। वैसे लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ चालू खाता बना रहा हूँ तो स्थायी पद्धति ही होगी, क्योंकि परिवर्तनशील पद्धति में तो चालू खाता बनता ही नहीं। तो चलिए अब इन सब बातों को छोड़िए, पूरा फोकस करिए इन फॉर्मेट्स पर। सबसे ऊपर लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा और सॉल्व भी इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो ये चालू खाता है, लिखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट क्या बनता है अकाउंट का? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट यहाँ भी वही, कुछ स्पेशल बात नहीं, बस इतना है कि अब यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो ए और बी दोनों साझेदारों में बटेगी, क्योंकि किसका खाता है? साझेदारों का खाता है। अब साझेदार अगर 2 होंगे तो अमाउंट के कॉलम भी 2 बनाओ, 3 होंगे तो अमाउंट के कॉलम भी 3 बनाओ। तो हमने पिछले वीडियो में ये अज्यूम किया था, मान लिया था कि ए और बी नाम के 2 साझेदार हैं। तो हम एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर का, एक अमाउंट का कॉलम ए के लिए, एक बी के लिए। अमाउंट शब्द लिखने की जरूरत नहीं, ए बी लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। यही फॉर्मेट आपका चालू खाते में रहेगा, यही फॉर्मेट आपका पूंजी खाते में रहेगा। अब हमें समझना है कि इनमें से किस खाते में किस साइड क्या चीज़ें पुट करनी है। बार बार पॉज करो, रिपीट करो, पॉज करो, रिपीट करो, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट में बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में लिखना क्या है? ये खाता कौन सा है अपना? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब चालू खाता। तो बैलेंस बीडी में हमें क्या लिखना है? दिया गया, यहाँ जूम कर देख लीजिएगा, दिया गया चालू खाते का शेष। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए की पूंजी इतनी है, बी की पूंजी इतनी, ऐसे ही दिया रहेगा। ए का वेतन इतना है, बी का वेतन इतना, ऐसे ही दिया रहेगा। ए का चालू खाते का शेष इतना है और बी के चालू खाते का शेष इतना है। तो हमें ये जो चालू खाते का शेष दिया रहेगा वो हमें क्रेडिट साइड चालू खाते में बाय बैलेंस बीडी कर लिखना है। इतना समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ मैंने जूम कर जरूर देखना, यहाँ लिखा इफ गिवन। इफ गिवन मतलब अगर दिया हो। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में चालू खाते का शेष दिया ही हो। भाई दिया हो तो लिखो, नहीं दिया हो तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आपको उलझाता बुलझाता नहीं, क्वेश्चन सीधा सीधा है, बस फॉर्मेट अपने को पता होना चाहिए। तो चालू खाते का शेष चालू खाते में लिखेंगे, लेकिन वो तभी लिखेंगे जब प्रश्न में दिया हो। नहीं दिया हो क्यों लिख रहे हो आप? लिखोगे ही क्या उसमें? कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, बैलेंस बीडी शब्द ही नहीं आएगा फिर। दूसरी चीज आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पूंजी पर ब्याज, जो आने वाली क्लासेस में आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन में साफ सुथरा दिया रहेगा कितना पूंजी पर ब्याज है, वो अपने को क्रेडिट साइड लिखना है। अगर साझेदारों को कोई वेतन या कमीशन, नौकरों का वेतन कमीशन नहीं, ये साझेदारों को खाता है, तो साझेदार को कोई वेतन या कमीशन दे रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके अलावा जो हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कल सीखा था, उसमें लास्ट में मैंने शुद्ध लाभ निकालना बताया था और कहा था ये शुद्ध लाभ ए और बी में बढ़ता है। वो शुद्ध लाभ यहाँ हमें क्रेडिट साइड में लिखना है बाय P&L अप्रोप्रिएशन कर। यहाँ थोड़ा जूम कर देख लेना, लाभ हानि नियोजन खाते का अंतिम शेष। लाभ हानि नियोजन खाता जो भी बनेगा उसका जो अंतिम परिणाम निकलता है उसको हम यहाँ पर बाय P&L अप्रोप्रिएशन कर लिखते हैं। बस सिर्फ 4 बातें मैंने क्रेडिट में लिखना बताई। कौन कौन सी?
चालू खाते का शेष, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन कमीशन और लास्ट P&L अकाउंट का जो बैलेंस निकला था वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा कभी जिंदगी में चालू खाते में कोई पांचवी बात नहीं आनी, 4 बातें तो लिखनी है, इसमें क्या दिक्कत है। 2-3 बार वीडियो देखने वाला क्या, एक बार भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर भी उसको रिपीट करिएगा, आएगा आपको समझ में। डेबिट साइड में लिखेंगे ड्राइंग। अब भले आपका हिंदी मीडियम हो, इतना सबको पता है जो बच्चा 12th में कि ड्राइंग का मतलब आहरण होता है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे ड्राइंग, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, इफ गिवन। इफ का मतलब जरूरी नहीं कि प्रश्न में ड्राइंग दी हो तो लिख देना, नहीं दी हो तो मत लिखना। ड्राइंग दी हो तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर ड्राइंग पर ब्याज लग रहा हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज दिया होगी, सीधा सीधा देगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेट करना मैं सिखा दूंगा आने वाले वीडियोज में। तो ड्राइंग डेबिट में आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा, बस 2 ही फिगर क्रेडिट में आएंगे, 4 फिगर डेबिट में आएंगे। कुल मिलाकर 6 बातें ही चालू खाते में आती है, 7वीं कोई बात नहीं आएगी। अब आप 11 से सीखते आ रहे हैं बैलेंस निकालना। बैलेंस कैसे निकालते हैं, इधर का टोटल करो, इधर का टोटल करो और दोनों का अंतर निकाल लो। मान लो इधर का टोटल है 10,000 और इधर का टोटल है 8,000, तो 10 - 8 2,000 बचता है, उसको अपन बोलते हैं, यहाँ लिखेंगे 2,000, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस CD। ऐसे ए का भी लिखना है और बी का भी लिखना है। बस इतनी ही बातें आएंगी हमारी साझेदारों के चालू खाते में, इसके अलावा कभी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है साझेदारों का पूंजी खाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट तो मैं बता चुका हूँ, सेम ही रहेगा, बस ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें इसमें किधर किधर पुट होगी। तो सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। जैसे चालू खाते में बैलेंस BD का मतलब क्या था, चालू खाते का शेष। ऐसे पूंजी खाते में बैलेंस BD का मतलब क्या है, पूंजी खाते का शेष। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आप वैसे भी इतने समझदार इंटेलिजेंट बच्चे हो, नहीं होते तो 12th तक कैसे पहुंचते हैं। तो आपको ये पता है कि बिना पूंजी के व्यापार हो ही नहीं सकता। तो चालू खाते के शेष के बारे में तो कोई भरोसा नहीं है, दिया हो भी सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, लेकिन पूंजी तो आपको क्वेश्चन में दी ही होगी, नहीं देने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है। तो बाय बैलेंस BD कर हम क्या लिखेंगे, पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, दी गई पूंजी। इफ गिवन नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि पूंजी हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। तो बाय बैलेंस BD कर हम पूंजी लिखेंगे। बाय कैश कर लिखेंगे हम अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी मतलब साल के बीच में अगर किसी साझेदार ने पैसा लगाया, ब्रैकेट में देखिएगा लिखा है इफ गिवन। इफ गिवन मतलब अतिरिक्त पूंजी प्रश्न में दी भी हो सकती है, नहीं भी दी हो सकती है। दी हो तो लिखो, नहीं दी हो तो दिमाग लगाओ, छोड़ दो उसको। डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, उसमें क्या लिखेंगे, निकाली गई पूंजी। वो भी ये लिखा हुआ इफ छोटा छोटा करके, थोड़ा जूम कर देख लेना। निकाली गई पूंजी मतलब प्रश्न में निकाली गई पूंजी दी हो तो लिखो, नहीं दी हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर 3 बातें यहाँ पर आनी है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल आएगी क्रेडिट साइड बैलेंस BD कर, अतिरिक्त पूंजी आएगी बाय कैश कर, निकाली गई पूंजी आएगी टू कैश कर, और आखिरी में जैसे हमने यहाँ बैलेंस निकाला था वैसे भैया यहाँ भी क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर बैलेंस CD निकाल लेंगे। ऐसा कर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, लग रहा होगा कि पूरा बोर्ड मैंने भर दिया, लेकिन कुछ बातें हैं ही नहीं। 6 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी, 4 इस साइड 2 इस साइड, और 3 बातें इसमें आपको याद रखनी, 2 बात इस साइड और 1 बात इस साइड, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब अगर आप इस फॉर्मेट को अच्छे से 2 से 3 बार अगर पढ़ते हैं, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखते हैं, बढ़िया जूम कर देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बातें, क्योंकि नॉर्मल वीडियो में थोड़े छोटे फॉन्ट दिख रहे हैं। अगर मैं बड़े फॉन्ट लिखूंगा तो एक वीडियो में आपका फॉर्मेट ही नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ मैं हेल्पलेस हूँ कि फॉन्ट मुझे छोटे लिखने पड़ेंगे, लेकिन आप हेल्पलेस नहीं, आप जूम कर अच्छे से उसको देखें। फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे ही दूंगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके बाय।